वेलकम दोस्तों। आज हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स के ये जो चैप्टर है इसका लास्ट वीडियो होने वाला है। एज यह वीडियो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पर बेस्ड है और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर इजी लगा, मतलब मेरे एक्सप्लेनेशंस आपको इजी लगे, ठीक है, जो आपको पहले नहीं लग रहे थे। ओके, तो आई होप कि आपको मैं ये चैप्टर सिंपलेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर पाया। अगर नहीं कर पाया तब भी कोई बात नहीं, मैं खुद को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लास्ट वीडियो को। आज हम बात करेंगे क्लींजिंग एजेंट्स के बारे में, मतलब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। तो क्लींजिंग एजेंट्स जो है दो है, एक है सोप, एक है डिटर्जेंट। ओके, तो सोप्स और एक है डिटर्जेंट्स। ओके, अब क्लास 10 के बुक में डिटर्जेंट्स के बारे में उतना कुछ दिया हुआ नहीं है। ओके, ज़्यादातर सोप्स के बारे में ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। ओके, फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है बिकॉज एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सोप्स क्या है और डिटर्जेंट्स क्या है, आइए देखते हैं। सोप्स एक्चुअली सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। किसके पोटेशियम सॉल्ट्स या फिर सोडियम सॉल्ट्स? ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत लोग इस लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नहीं लिखते, वो डायरेक्ट फैटी एसिड्स लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जान के अच्छा लगेगा कि एक्चुअली फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एक्चुअली लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मीन करते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ फैटी एसिड्स। ठीक है, तो आई होप कि ये आपका एक नया इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, अच्छा, तो सोप्स क्या है? सोप्स एक्चुअली यू कैन से कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, बड़े लंबे लंबे चेन, किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लंबे लंबे चेन में जो सोडियम के और पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं उनको हम सोप्स कहते हैं। ठीक है, मतलब सोप भी एक तरीके का सॉल्ट ही होता है, सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो भाई सोप्स एक्चुअली सॉल्ट ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में सॉल्ट से होते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। ठीक है, बाकी कोई सॉल्ट नहीं है, सिर्फ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स। ओके, अच्छा, तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे कि C17H35 COOH। ओके, इसका नाम है स्टीयरिक एसिड। ठीक है, इस वाले एसिड का नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है स्टीयरिक एसिड। आप गौर से देख ही सकते हो 17 कार्बन एटम्स हैं और 35 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो बहुत लंबा लंबा चेन है। 17 कार्बन मतलब क्या? कार्बन 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 करते 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 बहुत लंबा चेन। सिमिलरली C15H31 COOH, इसको हम कहते हैं पल्मिटिक या फिर पेल्मिटिक एसिड। ये भी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, एक और है C17H33 COOH, इसका नाम है ओलिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, मतलब फैटी एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड। ठीक है, अब सोप्स का जनरल फार्मूला भी होता है। ठीक है, जनरल फार्मूला भी है इनका, बताऊंगा। यहाँ पर बात करते हैं जनरल फार्मूला के बारे में। जनरल फार्मूला कैसा है? जनरल फार्मूला है आर सी और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ओके, तो इसका जनरल फार्मूला कुछ ऐसा है। आर मतलब यहाँ पर कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मतलब सिंपल सी बात है कि इस तरफ है लॉन्ग चेन, ठीक है, कार्बन का लॉन्ग चेन, और फिर यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर सोडियम रहेगा। ठीक है,
पोटेशियम भी हो सकता है, ठीक है, सोडियम भी या फिर पोटेशियम भी। ओके, सोडियम या फिर पोटेशियम। ओके, ये इसका जनरल फॉर्मूला है इसका सोप्स का। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल, ये एग्जांपल तो थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, है ना। अब सोप्स का एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ सोप्स का। जैसे कि सोडियम C17H35 COO Na। ठीक है, ये एक सॉल्ट है। क्या नाम है सॉल्ट का? इस सॉल्ट का नाम है सोडियम स्टीयरेट सॉल्ट। सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट सॉल्ट, और इसी को हम कहते हैं सोप। यही सोप का काम करता है, मतलब क्लींजिंग का काम करता है, क्लीनिंग करने का काम करता है, जर्म्स, धूल मिट, जर्म्स में नहीं, सॉरी, ग्रीस, डस्ट। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल देखो, कहाँ दूँ एग्जांपल को, यहाँ दे देता हूँ। यहाँ पर इसका एक और एग्जांपल C15H31 COO के मतलब पोटेशियम। ओके, तो इसका नाम है पोटेशियम परम्यूटेट। ठीक है, ये एक और सॉल्ट है, सोडियम परम्यूटेट। परम्यूटेट, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, एक और तरीके का सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो ये भी एक सोप ही है। ओके, अच्छा, तो ये हम सोप के बारे में बात कर लिया। अब हम डिटर्जेंट्स के बारे में बात करते हैं। डिटर्जेंट्स को हम क्या कहते हैं? डिटर्जेंट्स एक्चुअली आर सोडियम salts of long chain sulfonic acids, तो सोप्स क्या थे? सोप्स थे लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर फैटी एसिड्स, और डिटर्जेंट्स को हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स। ओके, सल्फोनिक एसिड्स। तो डिटर्जेंट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा भी नहीं। डिटर्जेंट्स को कहा जाता है सोपलेस सोप। अच्छा, इसको नीचे लिखता हूँ। डिटर्जेंट्स को कहा जाता है सोपलेस सोप। ऐसा क्यों कहा जाता है इसको? ठीक है, सोपलेस सोप का मतलब क्या है? साबुन के बिना साबुन। ये क्या भाई है? साबुन के बिना साबुन। तो सोपलेस सोप का मतलब ये है कि, अच्छा, पहले समझो कि सोपलेस का मतलब क्या है। सोपलेस का मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टीज अभी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है सोप से, इसलिए सोपलेस है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ा डिफरेंट है सोप से, साबुन से, इज डिफरेंट। ठीक है, तो सोपलेस कहने का मतलब मीनिंग, मतलब ज़रूरत क्या है यहाँ पर? सोपलेस कहने का ज़रूरत यहाँ पर इसलिए है बिकॉज डिटर्जेंट्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो सोप से डिफरेंट है, इसलिए सोपलेस टर्म यूज़ किया गया है। और फिर से सोप क्यों यूज़ किया गया है? फिर से ये टर्म सोप इसलिए यूज़ किया गया है बिकॉज जो क्लींजिंग एक्शन है, ठीक है, जो क्लींजिंग एक्शन है, क्लींजिंग एक्शन इज सिमिलर टू सोप। लेकिन जो क्लीन करने का तरीका है ना, क्लीन करने का तरीका जो है, क्लींजिंग करने का जो तरीका है, वो साबुन से बहुत मेल खाता है, मतलब सिमिलर है। इसलिए सोपलेस फिर से सोप लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, सोपलेस, इसके बाद फिर से सोप लिखा गया है। क्लियर हुआ? तो डिटर्जेंट्स को सोपलेस सोप इसलिए कहा जाता है, सोपलेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन जो है वो अलग है, किससे? सोप से अलग है। लेकिन फिर से सोप टर्म यूज़ किया गया है बिकॉज इसका क्लींजिंग एक्शन सोप से एकदम सिमिलर है। क्लियर? अब इसका भी एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ। जनरल फार्मूला
जनरल फार्मूला है आर, यहाँ पर सल्फर, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर सोडियम, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है इसका जनरल फार्मूला डिटर्जेंट का। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और RSO3Na, RSO3Na भी लिख सकते हैं। R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, मतलब लॉन्ग चेन कार्बन में से कुछ भी हो सकता है। CH3, C2H5, CH2, CH, ठीक है, लाइक दैट, मतलब चेन होगा। राइट हैंड साइड में मतलब R में होगा चेन, और बाकी ऐसा। ठीक है, तो जनरल फार्मूला इसके दो हैं, मतलब दो, मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंट है, सेम ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो डिटर्जेंट्स का या तो आप इसको RSO3Na लिख सकते हो, या फिर ऐसे स्ट्रक्चरली लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला हो जाता है ये। ओके, अब हम बात करेंगे कि सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल के बारे में। आइए, तो दिखने में कुछ ऐसा होता है सोप मॉलिक्यूल, ऐसे। तो कुछ ऐसे होते हैं। ओके, ओके, अब इसका मतलब क्या है बात करेंगे इसको लेकर, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन। ओके, और ये होता है सोडियम, और ये ऑक्सीजन माइनस माइनस। ओके, अच्छा, और ये जो है, आपने तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा ही था, मैंने आपको दिखाया था बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको करवाया था बहुत सारे क्वेश्चंस। तो वैसे ही यहाँ पर भी बॉन्ड लाइन ही है ये। तो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ऐसे करते करते यहाँ पर 17 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नहीं 16, और यहाँ पर एक और दे देता हूँ, हो गया। तो आएगा 17 हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, 17 हो चुका है। तो ये कुछ अपना स्ट्रक्चर है किसका? सोप मॉलिक्यूल का। इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है। अब इसका दो पार्ट है। क्या क्या पार्ट है? एक है हेड वाला पार्ट। ठीक है, हेड वाला पार्ट कौन सा है दिखाता हूँ। हेड वाला पार्ट कुछ ऐसा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेड वाला पार्ट, मतलब इसको इतना तक, दिस इज़ आवर हेड वाला पार्ट। ओके, दिस इज़ आवर हेड पार्ट ऑक्सीजन को लेकर। ओके, और टेल वाला पार्ट है ये। ओके, बाकी का जो पार्ट है वो है टेल, मतलब कार्बन का जो पार्ट है, कार्बन का जो चेन है वो है अपना टेल। ओके, तो ये सब ड्रॉ ना करके हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, दो पार्ट्स हैं, बात करेंगे। सबसे पहला है कहा गया, हाँ, तो सबसे पहले है, बात करते हैं हेड के बारे में। जो हेड होता है वो होता है शॉर्ट आयोनिक हेड। आयोनिक मतलब क्या? चार्ज है। ठीक है, चार्ज में दोनों चार्ज है, प्लस पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज किसका है? ऑक्सीजन का है, और पॉजिटिव चार्ज सोडियम का है। तो शॉर्ट आयोनिक हेड, और इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है इसलिए शॉर्ट है ये। इसके बाद क्या? इसके बाद है पोलर। पोलर मतलब क्या? पोलर मतलब बताता हूँ। पोलर, पोलर का मतलब यू कैन से कि दोनों चार्जेस हैं, हैविंग पोल्स। पोलर मतलब पोल्स है, पोल्स। पोलर का मतलब होता है पोल्स। ठीक है, हैविंग पोल्स, हैविंग पोल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पोल्स हैं
और पोल्स में पॉजिटिव भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी है। सो दोनों ही चार्जेस हैं, इसलिए पोलर कहते हैं इसे। सो दोनों तरीके के चार्जेस ही प्रेजेंट है। पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव किसका चार्ज है, सोडियम का चार्ज पॉजिटिव है, और नेगेटिव किसका है, जो ऑक्सीजन है। ठीक है, बिकॉज देखो फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो C17H35 COO है ना, तो दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के तो चार्ज नेगेटिव होते हैं और सोडियम का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चरली थोड़ा सा देखें तो C17 बॉन्डेड विथ H35, अच्छा रुको, C17H35 बॉन्ड विथ यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड विद सोडियम। तो इस वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। अब इनका एक और बात है, आइए देखते हैं कि दिस हेड, जो हेड वाला पार्ट है वो सॉल्यूबल इन वाटर है। जो हेड वाला पार्ट है वो सॉल्यूबल इन वाटर है। अब वाटर क्या है, वाटर इज़ ए पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर इज़ ए पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। अब पोलर सॉल्वेंट का एक यू कैन से थ्योरी है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब अभी हेड भी पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही क्या करेगा, सॉल्यूबल होगा, नॉन पोलर में नहीं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ओके, अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि वाटर पोलर कैसे है। क्या वाटर में भी दो तरीके के चार्ज हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो इसको भी थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा ओके। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो तो वाटर का मॉलिक्यूल दिखने में कैसा होता है, हमने पढ़ा था कार्बन कंपाउंड्स में। हाइड्रोजन दो होते हैं, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो वो हाइड्रोजन के दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है ना। ये रहा और ये रहा, ठीक है ना। और फिर ऑक्सीजन भी उन दोनों को शेयर करके बन जाता है ऑक्टेट। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन होता है थोड़ा सा ग्रीडी, मतलब थोड़ा सा बहुत ही इलेक्ट्रॉन्स पाने की खुशी में वो तो लोभी हो जाता है। होने से क्या होता है कि वो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है वो, ठीक है ना। वो थोड़ा ग्रीडी होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन के जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर एक यहाँ पर एक, इसको इन दोनों को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है। तो खींचने से एक पार्शियल चार्ज बनता है, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर भी और हाइड्रोजन दोनों के ऊपर भी। कैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर बन जाता है डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर बन जाता है डेल्टा माइनस। तो डेल्टा यहाँ पर क्या है, डेल्टा यहाँ पर पार्शियल चार्ज है, मतलब ये टेम्पोररी चार्ज है, इसको हम कहते हैं पार्शियल चार्ज। ठीक है, तो अब गौर से देखो कि वाटर मॉलिक्यूल के पास भी अभी दो दो चार्ज है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसलिए वो पोलर बन जाता है। सो इसलिए वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। अब क्योंकि हेड को, मतलब सोप मॉलिक्यूल के हेड को पानी पसंद है और पानी में सोल्यूबल है, तो हम हेड वाले पोर्शन को कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब प्यार करने वाला, पानी से प्यार करने वाला, इसलिए बोलते हैं इसको हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। ओके, वाटर लविंग होता है हेड। सो सोप मॉलिक्यूल का जो हेड पोर्शन होता है वो
पानी से लगाव होता है, उसका एट्रैक्शन होता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, फिलिक मतलब प्यार करने वाला। अच्छा, तो ये था हेड वाला पोर्शन। ठीक है, अब है टेल वाला पोर्शन। अब टेल आप देख ही सकते हो, बहुत लंबा होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन होता है वो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। ठीक है, बिकॉज ये बॉन्ड लाइन है, तो बॉन्ड लाइन में तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन दिखाते नहीं है। ठीक है, दिखाते नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं होता। ठीक है ना, तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल। ठीक है, तो टेल होता है वो बहुत ही लंबा हाइड्रोकार्बन चेन होता है। ओके, और ये नॉन पोलर होता है, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। नॉन पोलर चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है, कार्बन और हाइड्रोजन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है, तब किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं बनता। चार्ज कब बन जाता है? जब आयोनिक बॉन्ड होता है तब चार्ज होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में चार्ज नहीं होता, इसलिए ये नॉन पोलर होता है, कोई चार्ज नहीं होता। ओके, नॉन पोलर है। इसके बाद क्या? इसके बाद सोल्यूबल। सोल्यूबल किस चीज़ में है ये सोल्यूबल है ऑयल में, इथेनॉल में। ठीक है, मतलब नॉन पोलर सब्सटेंस में। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल होता है, ये टेल वाला पोर्शन। तो हेड वाला पोर्शन किस में सॉल्यूबल है? पोलर सॉल्वेंट में, बिकॉज वो पोलर है खुद। लेकिन जो अपना टेल है, इसके बाद क्या? इसके बाद है पेट्रोल भी होता है, आई गेस। हाँ, पेट्रोल भी होता है, जो अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अच्छा, इसके बाद अब क्योंकि ये जो टेल है ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, बिकॉज ये क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर और पोलर एक साथ सोल्यूबल नहीं होते, बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ओके, इसी कारण से जो ये है ना टेल है, ये सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल है, पोलर सॉल्वेंट में नहीं। क्यों? अच्छा, इसका मतलब ये क्या है? ये पानी से प्यार नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब क्या? फोबिया। फोबिया मतलब डर, डर होता है ना, इसलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। वाटर रिपेलेंट या फिर वाटर से डरने वाला, वाटर फियरिंग या फिर वाटर रिपेलेंट या फिर रेपेलेंट, मतलब वाटर से दूर भागने वाला, सिंपल सी बात है। ओके, तो यह था स्ट्रक्चर ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल। अब हम क्लींजिंग एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में बात करते हैं। चलिए, नंबर 1 स्टेप क्या होता है कि जो सोप है के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो सरफेस के ऊपर, ठीक है, पानी के सरफेस के ऊपर पहले कुछ समय के लिए रहते हैं। सपोज़ कि यहाँ पर एक यू कैन से एक बकेट है, ठीक है, जिसमें हमने कपड़े को रखा है और साबुन दिया है उसमें। ठीक है, साबुन का यूज़ किया है। तो सपोज़ ये पानी का लेवल है, तो हेड वाला पोर्शन पानी से प्यार करता है, तो पानी के अंदर चला जाएगा हेड, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हेड पोर्शन। और इसका टेल इस पानी के अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा, बिकॉज वो पानी से नफरत करता है, डरता है, हाइड्रोफोबिक है वो। तो हेड हो जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया H2 अपना। फिर सेकंड नंबर पर क्या होता है, जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं, सोप मॉलिक्यूल्स हैं, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ये कब होता है? जब एक CMC मतलब क्या? क्रिटिकल मिससेलेनाइजेशन, सॉरी मिसेलिजेशन, ठीक है, मिसेलाइजेशन या फिर मिसेलिजेशन कॉन्सेंट्रेशन के होने के बाद, एक कॉन्सेंट्रेशन सेट होने के बाद वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं सोप के मॉलिक्यूल्स। अभी तक तो पानी के सरफेस में है, तो सोप मॉलिक्यूल्स ऑफ डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद क्रिटिकल मिसेलाइजेशन
कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद तो वो नीचे मतलब पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो सपोज़ ये एक सरफेस है, ठीक है, ये अपना कपड़ा है, कपड़ा का एक सरफेस है। तो ग्रीस जो होता है, ग्रीस दाग धब्बे, ठीक है, दाग धब्बे जो होते हैं ना, देखो कुछ ऐसे दाग धब्बे होते हैं लाइक दिस, ठीक है, ग्रीस का लेयर है। सपोज एक ग्रीस, अच्छा थोड़ा मोटा बनाता हूँ ग्रीस का लेयर को, लाइक दिस, ये अपना ग्रीस का लेयर है, ठीक है। तो सपोज ग्रीस लगा हुआ है अपने टी शर्ट में कहीं भी, तो फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोप के मॉलिक्यूल्स, वो पानी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ओके, ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब पानी में डिजोल्व हो चुका है। और ये जो है अपना भाई साहब, ये अपना ग्रीस है और ये अपना सरफेस है, ठीक है, कपड़े का सरफेस, ओके। इसके बाद क्या होता है, थर्ड नंबर पे क्या होता है, देखो थर्ड नंबर पे जो सोप सरफेक्टेंट आयन्स है, सरफेक्टेंट आयन्स orientate themselves in grease and H2O। तो जो सरफेक्टेंट आयन्स है, मतलब सोप के मॉलिक्यूल्स को मीन किया गया है यहाँ पर, वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं। मतलब दिखाता हूँ, देखो कैसा होता है ये। तो सपोज़ ये अपना फिर से वही सरफेस है, ठीक है, कपड़े का सरफेस है, और ये अपना ग्रीस है, लाइक दिस, ओके। तो होता क्या है, तो होता कैसे है, देखो अब देखो, ग्रीस क्या है, ग्रीस है एक नॉन पोलर चीज़ है, ओके। तो इसी कारण से ग्रीस, या फिर ऑयल भी कह सकते हो, ऑयल ग्रीस कुछ भी, ओके। तो ऑयल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए हेड जो है सोप मॉलिक्यूल का, वो तो पोलर के साथ दोस्ती करता है, तो वो ऑयल के अंदर नहीं रहेगा। तो ऑयल के अंदर कौन रहेगा, अब ऑयल के अंदर टेल रहेगा, टेल अपने आप को ऑयल के अंदर घुसा लेगा ऐसे, सोप मॉलिक्यूल्स के जो टेल्स हैं, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद ये तो हो गया। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, एजिटेशन, एजिटेशन बिगिंस। एजिटेशन मतलब कि घिसना, कपड़ों को घिसना पड़ता है। घिसने से क्या होता है, घिसने से देखो क्या होता है, बिगिंस टू सेपरेट, एजिटेशन बिगिंस टू सेपरेट ग्रीस फ्रॉम सरफेस। जब आप घिसते हो तो क्या होता है, तब जो अपने सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर जाने लगते हैं, मतलब इधर उधर होने लगते हैं, है ना, इधर उधर मूव करने लगते हैं। तो क्या होता है कि जो सरफेस है, ठीक है, जो जो अपना ग्रीस है वो ऐसे उठने लगता है। अब ये उठता क्यों है, बिकॉज तुमने जो एजिटेशन किया है ना, मतलब घिसा है ना कपड़ों को, तो सोप के मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करने लगते हैं, ओके। तो मूव करते करते टाइम वो इस वाले सोप के मॉलिक्यूल को भी उठाकर लेकर जाते हैं। देखो ग्रीस को उठा कर लेके जाने कैसे, ओके। इसके बाद फिफ्थ नंबर स्टेप पे क्या होता है, देखो फिफ्थ नंबर स्टेप पे क्या होता है, फिफ्थ नंबर स्टेप पे ये प्रोसेस चलता रहता है, प्रोसेस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होता रहता है, मतलब तुम घिसते रहोगे, एजिटेशन करते रहो, कपड़ों को अच्छे से घिसो, घिसने के बाद ये सोप मॉलिक्यूल्स होता है, ये धीरे धीरे करके, ये सरफेस है, ठीक है। तो कुछ ग्रीस ऐसे ऐसे ग्रीस है, ऐसा ग्रीस है, ऐसा ग्रीस है, तो इनको ये उठाकर ले जाते हैं, ठीक है। ये अपने सोप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे सोप के मॉलिक्यूल्स इसको ले जाते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब 6 नंबर स्टेप क्या होता है, उसमें क्लीनिंग कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है कि अब देखो, अब ये जो
मॉलिक्यूल्स है, सोप के मॉलिक्यूल्स, इन्होंने ग्रीस को उस सरफेस से तो उठा लिया। अब उठाने के बाद ये अपने एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। एक डॉट, एक डॉट, एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या होता है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, स्फेरिकल। ठीक है, ठीक है, बाकी के इनको रिमूव कर दो और ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्फेरिकल आयोनिक मिसिली। स्फेरिकल आयोनिक, स्फेरिकल आयोनिक मिसिली, मिसिली कहा जाता है इनको। स्फेरिकल है, देखो गोल है। आयोनिक मिसिली, आयोनिक मतलब चार्ज है, और मिसिली मतलब इस स्ट्रक्चर को मिसिली कहा जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक नाम दिया गया है मिसिली। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं ये पानी के अंदर तब एंटर करते हैं जब ये CMC, तो CMC क्या होता है, देखो CMC होता है क्रिटिकल मिसिलिजेशन कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन, ऐसा कंसंट्रेशन जब बन जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, तब जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं, वरना वो सरफेस तक ही रह जाते हैं। ओके, इसके बाद ये जो आपको मिसिली देखने को मिल रहा है, इनका साइज़ क्या होता है, इनका साइज़ होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, और ये साइज़ एक्चुअली कॉलॉइडल पार्टिकल्स के साइज़ के बराबर है। कॉलॉइडल साइज़, ओके, दिस इज़ द साइज ऑफ ए कॉलॉइड पार्टिकल। ठीक है, इसी कारण से इनको कहा जाता है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। क्या कहा जाता है, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत सारे एक साथ, देखो बहुत सारे एक साथ हैं, इसलिए इनको एसोसिएटेड कॉलॉइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है मिसिली, और इनका स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, इनमें चार्ज होता है इसलिए आयोनिक है, और इनको क्योंकि इनका साइज़ 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है, मतलब कॉलॉइडल साइज़ है, इनको कहा जाता है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। सिंपल। ओके, सो ये है क्लींजिंग एक्शन। ठीक है, बहुत शॉर्टकट में आपको हमने सिखा दिया है, समझा दिया है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर। तो डिटर्जेंट्स को सोप्स से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट्स के एडवांटेजेस है सोप्स से ज़्यादा। क्या क्या एडवांटेजेस है, पहला एडवांटेज है सोप्स डोंट वर्क वेल। सोप्स डोंट वर्क वेल इन हार्ड वाटर, सॉरी विथ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या था, हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, एसिड्स एंड बेस में, मैंने बताया था हार्ड वाटर कब होता है, जब, अच्छा, हार्ड वाटर तब होता है जब उस पानी में आपको क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स मिलेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, तो तब वो पानी हार्ड बन जाता है। अब हार्डनेस जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। हार्डनेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है, इसमें आपको बाइकार्बोनेट्स मिलते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे कि हो गया अपना कैल्शियम बाइकार्बोनेट और फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इनको भाई, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इनको हम बॉइलिंग के मदद से क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग के मदद से हम टेम्पोररी हार्डनेस को ठीक कर सकते हैं। तो बॉइलिंग से हम टेम्पोररी हार्डनेस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होता है, ठीक है,
जो परमानेंट हार्डनेस होता है उनको हम बॉइलिंग के मदद से ठीक नहीं कर सकते। उनको हम कैसे ठीक करेंगे? एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, है ना, जिसका नाम है पारम्यूटाइट। पढ़ा था आपने चैप्टर 2 में, मैंने आपको बताया था पारम्यूटाइट, ठीक है ना। ठीक है, तो पारम्यूटाइट के मदद से आपको परमानेंट हार्डनेस को दूर करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं आयोनिक एक्सचेंज मेथड। तो इसमें मैं जा नहीं रहा बिकॉज चैप्टर 2 में बातें हो चुकी थे, है ना। इसमें से हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसमें परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है कि क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं, किसके? ऑब्वियसली कैल्शियम और मैग्नीशियम का। ओके, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनके प्रेजेंस के वजह से क्या होता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इनके वजह से होता है क्या? इनके वजह से पानी हार्ड बन जाता है और ये हार्डनेस होता है परमानेंट। इनको बॉइलिंग से भी ठीक नहीं किया जा सकता। अब देखो क्या होता है सोप में, क्या होता है सोप का क्या हाल होता है, इनके वजह से सोप का क्या हाल होता है। देखो सर, साइड में आता हूँ। तो इनको हम बॉइलिंग की मदद से ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब तुम इनको, जैसे कि सपोज ये सॉल्ट है, सॉरी सोप है C17H35COO जब इनके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि पानी में डिसॉल्व होता है, मतलब हार्डनेस ऑफ, यू कैन से हार्डनेस ऑफ H2O, ओके। तो इनके साथ जब ही सोप का रिएक्शन होता है तो बनता है C17H35COO2 प्लस NaCl, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं एक प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये एक प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। इट इज़ ए वाइट प्रेसिपिटेट। तो मैं यहाँ पर एरो दे देता हूँ। इट इज़ ए वाइट प्रेसिपिटेट। ये पानी के मतलब कंटेनर के नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। इसका एक नाम भी है स्कम, SCUM, स्कम, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि ये क्लीन होने नहीं देता क्लोथ्स को, ठीक है। क्लोथ्स को क्लीन होने नहीं देता बिकॉज क्लोथ्स को क्लीन होने के लिए जो झाग होता है, जिसको हम कहते हैं लेदर या फिर फ्रॉथ, ठीक है। तो ये जो झाग है ना, ये बनने नहीं देता। कौन? ये हमारे भाई साहब MgCl2। ये जो भाई साहब अपने हैं MgCl2, ये झाग को बनने नहीं देता। तो बिना झाग के सोप मॉलिक्यूल्स उसमें, मतलब हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते, बिकॉज हार्ड वाटर में कोई भी तरीके का झाग बनता नहीं है। सो हार्ड वाटर में डजेंट फॉर्म एनी लेदर या फिर फ्रॉथ, डजेंट फॉर्म लेदर या फिर फ्रॉथ। इसी कारण से तुम जितना घिसोगे साबुन को, तुमको किसी भी प्रकार का कोई झाग या फिर मतलब कहते हैं इंग्लिश में लेदर या फिर फ्रॉथ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम कपड़ों को जब घिसते हैं साबुन से तो झाग निकलता है, बबल्स निकलते हैं ना। बबल्स नहीं होता एक्चुअली, वो बबल्स के साथ और भी कुछ होता है, तो वो झाग नहीं निकलता, ओके। तो इसी कारण से तुम्हारा साबुन खत्म हो जाएगा लेकिन झाग नहीं निकलेगा। और वो झाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज बिना झाग के सोपिंग क्या बोलते हैं, हाँ, क्लिनजिंग एक्शन हो नहीं सकता, ठीक है। क्लिनजिंग एक्शन हो नहीं सकता। तो इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ सबसे पहले तो, ओके, बैलेंस हो गया। तो ये जो स्कम है ना, इस स्कम के वजह से होता नहीं है क्लिनजिंग। एक और एग्जांपल लेता हूँ अभी कैल्शियम के साथ, जैसे कि बैलेंस करके देता हूँ। C17H35COON, ये सोप है। इसके साथ CaCl2 जो कि हार्डनेस है पानी का, रिएक्ट करने के बाद C17H35COO2 Ca प्लस NaCl। तो इसमें भी हमको एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट, जिसको हम कहते हैं स्कम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्कम, ठीक है। तो सोप, इसी वजह से हम सोप को यूज़ नहीं कर सकते, ओके। लेकिन डिटर्जेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, डिटर्जेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हो डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स मेक लेदर with even with hard water as well। लेकिन डिटर्जेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो फिर भी झाग बनाता ही है। ठीक है, तो नंबर 2 पे हम लिख सकते हैं कि अच्छा, तो नंबर 1 पे समझ में आ गया कि सोप्स जो है हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करता, लेकिन डिटर्जेंट्स करता है। ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि डिटर्जेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, डिटर्जेंट्स को हम एसिडिक मीडियम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सोप को हम एसिडिक मीडियम में नहीं यूज़ कर सकते। तो ये एक और एडवांटेज है डिटर्जेंट का। ठीक है, जिसमें मतलब सोप्स का ड्रॉबैक है कह सकते हो। ठीक है, तो सोप्स के दो ड्रॉबैक्स हैं, और एक यू कैन से इनडायरेक्टली कि डिटर्जेंट्स के दो एडवांटेजेस हैं कि सोप हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता, झाग नहीं बनाता, जिससे कि कपड़े क्लीन नहीं होते। और सेकंड इज डिटर्जेंट जो है वो एसिडिक मीडियम में काम कर सकता है, लेकिन सोप्स नहीं कर सकता। इसी कारण से डिटर्जेंट्स को हम यूज़ करते हैं ओके, हार्ड वाटर के साथ और एसिडिक मीडियम में। तो ये एडवांटेजेस है ना। अब एक और एडवांटेज भी है, लेकिन वो सोप का एडवांटेज है। एडवांटेजेस ऑफ सोप्स ओवर डिटर्जेंट्स। अभी डिटर्जेंट्स का भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, मतलब सोप्स का एक एडवांटेज है ओवर डिटर्जेंट। क्या कि डिटर्जेंट से वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, डिटर्जेंट्स के वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनता है। ठीक है, सो आपको लिखना है सोप्स आर 100% biodegradable while detergents aren't। तो सोप्स जो है वो 100% बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन डिटर्जेंट्स नहीं हैं। ठीक है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, ठीक है, इसका रीज़न ये है कि सोप्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इसी कारण से वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। हैंस आर इजीली डिकम्पोज्ड। सो सोप्स आर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड हैंस आर इजीली डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। क्योंकि स्ट्रेट चेन है हाइड्रोकार्बन, इसलिए आसानी से बैक्टीरिया लोग इनको आराम से डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सोप से जो लेदर बनता है या फिर फ्रॉथ बनता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स आर ब्रांचेस। लेकिन डिटर्जेंट्स के केस में वो ब्रांच होते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ब्रांच्ड होने के कारण से, क्योंकि स्ट्रेट चेन नहीं है और ब्रांच्ड है, इसी कारण से जो बैक्टीरिया होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। हैंस बैक्टीरिया take a longer time to decompose them। ठीक है, और क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है डिकम्पोज होने में, इसीलिए जो डिटर्जेंट से निकला हुआ झाग होता है या फिर फ्रॉथ होता है वो पानी में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। ठीक है,
और ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, इसका मतलब है सरासर मीनिंग क्या है इसका? इसका सरासर मीनिंग ये है कि ये वाटर को पॉल्यूट करता है, वाटर पॉल्यूशन करता है। ठीक है, मतलब कि एक्वाटिक लाइफ खतरे में डालता है, ये एक्वाटिक लाइफ को ये डैमेज करता है। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने बोला था कि डिटर्जेंट्स को हम एसिडिक मीडियम में यूज़ कर सकते हैं लेकिन सोप्स को नहीं, ऐसा क्यों? इसका रीज़न भी मैं अभी बता देता हूँ, अभी मेरे दिमाग में अचानक से याद आ गया। ठीक है, देखिए, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, इसको यहाँ करता हूँ। तो देखो, जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, वूलन क्लॉथ्स में एसिडिक डाइज होते हैं। ठीक है, एसिडिक डाइज मतलब कलर करने के लिए जो कलर्स होते हैं ना, वो थोड़ा एसिडिक होते हैं। ठीक है, उनका नेचर। तो जब भी वूलन क्लोथ्स को धोया जाता है तो सोप से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसलिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट्स को। ठीक है, डिटर्जेंट्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन सोप्स वहाँ पर फेल हो जाते हैं इनको क्लीन करने के लिए, क्लीन करने में फेल हो जाते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट्स का यूज़ किया जाता है वाइल क्लीनिंग वूलन क्लोथ्स कंटेनिंग सम एसिडिक डाइज। ओके, ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट एक बात हमें करना है, वो बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर हम एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, टेक अबाउट 10 ml of water each in 2 test tubes, add a few drop of cooking oil to both the test tubes and label them as A and B. In test tube B, add a few drops of soap solution. Now shake both the test tubes vigorously for the same period of time. What do you observe when they are left for some time? तो हुआ क्या, हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, ठीक है, उनको लेबल किया A और B, दोनों के अंदर 10 ml करके पानी लिया। ओके, वेट करिए। तो 2 टेस्ट ट्यूब्स लिया, एक टेस्ट ट्यूब A, एक टेस्ट ट्यूब B, दोनों में 10 ml करके पानी लिया। ओके, सेम अमाउंट में पानी, और फिर ऐड किया ऑयल, कुकिंग ऑयल, फ्यू ड्रॉप्स। तो इसके बाद हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला। तो डालने के बाद ऑब्वियसली ऑयल जो होगा वो पानी के ऊपर फ्लो करेगा, आई मीन फ्लोट करेगा। ठीक है, ये अपना ऑयल है, कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसके बाद टेस्ट ट्यूब बी में हमने ऐड किया थोड़ा सा सोप सोल्यूशन। नहीं नहीं, सोप सोल्यूशन ऐसा नहीं होगा, ये अपना सोप सोल्यूशन है। ठीक है, करने के बाद दोनों को शेक किया। ठीक है, विगोरसली शेक किया और फिर कुछ टाइम के लिए दोनों को रख दिया, सपोज 10 मिनट 15 मिनट के लिए रख दिया। रखने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? रखने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि टेस्ट ट्यूब ए में कोई चेंज नहीं है, टेस्ट ट्यूब ए में सेम। ठीक है, पानी नीचे होगा और ऑयल ऊपर, तो सेम है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखो, होता क्या है कि यहाँ पर हमें एक नया तरीके का एक सल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक नया तरीके का हमें सल्यूशन देखने को मिलेगा। क्या सल्यूशन, बताता हूँ। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इमल्शन, हमें देखने को मिलेगा इमल्शन। ठीक है, हमें देखने को मिलेगा इमल्शन। अभी इमल्शन क्या है? इमल्शन
तब होता है जब दो कॉलोइडल सॉल्यूशंस आपस में मिक्स होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इमल्शन। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे इमल्शन, ठीक है। थोड़ा सा यू कैन से थोड़ा सा ब्लर होगा वो सॉल्यूशन, मतलब थोड़ा सा यू कैन से, जैसे कि जो जब तुम पानी में साबुन को मिक्स करते हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा ब्लर टाइप सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इमल्शन। इसमें क्या हो रहा है कि मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब बोलोगे भाई ऑयल और वाटर का मिक्सचर कैसे हो गया, ये तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट है, ऑयल है नॉन पोलर, वाटर है पोलर, तो कैसे इनका मिक्सचर कैसे हुआ। इनका मिक्सचर करने वाला है अपना सोप वाला भाई साहब। देखो सोप का हेड वाटर को प्यार करने वाला है, तो वो वाटर को खींच के रखेगा, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करेगा वो, और जो टेल है वो ऑयल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो सोप मॉलिक्यूल है ये आपस में ऑयल और H2O को एक साथ पकड़ के रखेगा, मतलब इनका मिक्सचर कर देगा। तो यहाँ पर ये सब कौन कर रहा है, ये इमल्शन जो है ये अपना सोप सॉल्यूशन में रहने वाला सोप मॉलिक्यूल कर रहा है, ठीक है, जिसके हेड ने पकड़ के रखा है पानी को और जिसके टेल ने पकड़ के रखा है ऑयल को, ठीक है। अब इस सोप के मॉलिक्यूल को हम एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं। क्या है इसका नाम, क्योंकि इसने इमल्शन बनाया है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो इमल्शन जो है एक दोनों कॉलोइडल सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है, ठीक है, दोनों लिक्विड का मिक्सचर होता है। अच्छा, इसके बाद हमने इमल्शन और एक जगह पर भी पढ़ा है क्लास 9 में, याद करो इमल्शन एग्जाम्पल क्या पढ़ा था इमल्शन के बारे में, मिल्क। एक और एग्जाम्पल इमल्शन का एक और एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क क्या होता है, मिल्क एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है, आपको पता है। मिल्क में क्या क्या किसका किसका मिक्सचर होता है, मिल्क जो है मिल्क के अंदर होता है वाटर और फैट मॉलिक्यूल्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। अब इनको मिक्स करने वाला कौन है, बिकॉज देखो फैट क्या है, फैट भी एक तरीके का ऑयल टाइप चीज़ है और ये वाटर है। इनको यहाँ पर इमल्सिफाई कौन कर रहा है, इनको इमल्सिफाई करने वाला जो एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो कौन है, बताओ बताओ इसका नाम क्या है। इसका नाम है लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो ये वो इमल्सिफाइंग एजेंट है जो दूध में प्रेजेंट वाटर और फैट के मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर ऑयल और वाटर को मिक्स करने में हेल्प किया किसने, हमारे सोप चाचा ने, सोप के मॉलिक्यूल ने, ओके, ठीक है। और फिर वक्त आ गया है इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करने का। हमारा ये चैप्टर फाइनली आज ख़त्म हो गया है, एंड आई नो कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वेल ये चैप्टर इतने जल्दी ख़त्म होना भी नहीं था, बिकॉज आयुपेक नोमेनक्लेचर के ऊपर 4-5 घंटे का वीडियो बन सकता है और भी ज़्यादा बन सकता है, लेकिन 10th के स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज वैसे ही 10th का स्टैंडर्ड में सिलेबस को काट काट के बहुत कुछ छोटा किया गया है, ठीक है, तो ज़रूरत भी नहीं है। तो यहीं पर अलविदा कहते हैं इस चैप्टर को, इस बढ़िया से चैप्टर को। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर रहा है ये अपने लिए, है ना। एंड आई होप सबको मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ने में।
और कोई दिक्कत अभी तक आपको फेस नहीं करना पड़ रहा है। आई गेस, आई होप सो कि आपको कोई दिक्कत फेस नहीं करना पड़ा। एंड दैट्स इट। इस चैप्टर को हम फिनिश कर चुके हैं इन 11 वीडियोस। एंड आई होप आपको यह वीडियो, ये सीरीज़, सब कुछ आपको अच्छा लगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। हमारा केमिस्ट्री का पार्ट ख़त्म हो चुका है, 10th का। फिजिक्स का बाकी है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स, वो भी ख़त्म कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। फ़िलहाल हमारा सैम्पल पेपर चल रहा है मैथमेटिक्स का, उसका सीरीज़ भी हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।